इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पहला चीज़ सिलेबस, ठीक है, और दूसरा चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जितने भी लोग VBU में जेनरिक इलेक्टिव के रूप में क्या पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने वाले हैं, कौन सा सेमेस्टर, तो सेमेस्टर 4 में, ठीक है। इससे पहले आपका 3 गो पेपर हो चुका है। और अगर आपका सिलेबस देखिए, सेमेस्टर 4 में आपका जो सिलेबस दिया गया है, सेमेस्टर 3 में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, सेमेस्टर 4 में है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है, या विश्व राजनीति। विश्व राजनीति सूटेबल नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है, हिंदी नाम। और इंग्लिश में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको पढ़ना है। अब आप में से बहुत से लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बाहर के होंगे, ठीक है। तो अगर आपके भी सिलेबस में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना है, ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, सबके काम में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपके 7 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। और इसी के तहत आपका ये सिलेबस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका आंसर भी करते जाइए। चलिए साथ में मैं भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहले मैं इंग्लिश को पढ़ूंगा, उसके बाद अब हिंदी को ही कंटिन्यू पढ़ूंगा। विच कंट्री डू यू मीन बाय थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, जब आपका क्या चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर, उस टाइम पे पूरी दुनिया 3 भागों में बट गई थी, ठीक है। एक था आपका पूंजीवादी, जिसमें अमेरिका साइड था। दूसरा था साम्यवादी, जिसमें आपका रूस साइड था। और एक था तीसरी दुनिया, जिसमें ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। और तीसरी दुनिया के लोग जो थे वो बोल रहे थे कि हम किसी के साथ ना जाएंगे, ना हम रूस के साथ जाएंगे, ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे, हम अपना रहेंगे भाई, आप लोग लड़िए, लड़ना है तो भारत किस में था, भारत यही तीसरी दुनिया में था, ठीक है। ये बोल रहा था कि आप लोग को लड़ना है, लड़ो यार मुझे नहीं जाना है आप लोगों के बीच में। और उस टाइम पे हम लोग, भारत आज़ाद भी हुआ था, ठीक है, जस्ट। चलिए, तो तीसरी विश्व का आशय किन देशों से है, तो एशिया और अफ्रीका के गरीब देश, या हम लोग बोल सकते हैं विकासशील देश, ठीक है। एशिया व अफ्रीका के पिछड़े देश, इसमें हमारा भारत भी था, क्योंकि उस टाइम पे, और यह बात कब की है, तो 1945 से 90 के बीच की बात है, ठीक है। और इस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था 1945 के आसपास। तो ये बोल दिया कि हम भाग नहीं लेंगे युद्ध में यार, आप लोग लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राजनेता ने विश्व शांति को बनाए रखने हेतु पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया, ठीक है। यार क्या बताऊँ, एगो इंजेक्शन लिया हूँ ना टिटनेस का, कमर पूरा दर्द कर रहा है चलिए, आप लोग को भी अगर कहीं पर भी चोट खरोच आ जाए लोहा से, ठीक है, तो आप लोग ले लीजिएगा इंजेक्शन टिटनेस का, नहीं तो बहुत डेंजर होता है इसका, घातक बाद में जाके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, किस राजनेता ने विश्व शांति को बनाए रखने हेतु पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया, ठीक है। तो विश्व शांति को बढ़ाए रखने के लिए सबसे पहले दोस्तों, जब 1920 ईस्वी चल रहा था, उस टाइम पे एगो संस्था बना था, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन के नाम से बना था, हिंदी में राष्ट्र संघ बोला जाता है, ठीक है। यह बोलता था कि हम दुनिया में कभी वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये नहीं रोक पाया, ठीक है। और इस संस्था को बनाने का प्रयास किया था वुड्रो विल्सन ने, जिसको क्या कहा जाता है, अमेरिका के ये 14th या 28 नंबर के, मतलब जो भी थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, मुझे रैंक याद नहीं आ रहा है, ठीक है, 28वें या 14वें थे। और अमेरिका के वुड्रो विल्सन राष्ट्रपति थे, इन्हीं ने यह संस्था बनाई थी। और वुड्रो विल्सन को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का जनक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा तत्व तीसरी दुनिया के अनेक देशों को शक्तिशाली बनाने में बाधक माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा देश जो है तीसरी दुनिया के शक्तिशाली देशों को बनने में बाधक है। अब जैसे तीसरी दुनिया भारत है, तो भारत के ही साथ जितने भी एशिया और अफ्रीका के देश हैं, इनके पास जनसंख्या तो एकदम टॉप लेवल पे है। भारत की पहचान ही होती है जनसंख्या से कि नंबर 1 है भाई भारत, ठीक है। दुनिया में कहीं भी जाइए तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसीलिए मिला है क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे देश में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत दुर्बल है, ठीक है, वीक इकोनॉमी है हमारी।
इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं है, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है। मैं केवल भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, इसमें एशिया और अफ्रीका के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, विकासशील राष्ट्र, एक होता है विकासशील, एक होता है विकसित और एक होता है गरीब, ठीक है। तो विकासशील जो अभी विकास कर ही रहा है, ठीक है, जनरली इसमें सभी देश आ जाएंगे विकसित को छोड़ के। विकसित जो कि डेवलप हो चुका है, ठीक है, जैसे अमेरिका, जापान, वो सब डेवलप हो चुके हैं, रूस। लेकिन हमारा भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये सभी आपके डेवलपिंग हैं। चाइना डेवलप्ड है, डेवलप हो चुका है चाइना, ठीक है। क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभी प्रकार की राजनीति की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ठीक है। इसको इंग्लिश में पढ़िए तब मजा आएगा। इंग्लिश में है कि हु सेड द दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर, ठीक है, अ स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष। यह किसने कहा, ठीक है। तो दोस्तों इसको कहा था H.J. मॉर्गनथाउ कि दुनिया के सभी देश क्या करते हैं, तो स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए आपस में लड़ते रहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा शक्ति है, शक्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ई नंबर। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। इंग्लिश में पूछा गया है कि विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन अंडरटेक कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही कर सकता है। दोस्तों जब भी कभी युद्ध वगैरह होता है, ठीक है, तो सामूहिक सुरक्षा की बात होती है, तब सुरक्षा परिषद, देखिए सुरक्षा सुरक्षा दोनों मैच कर जाएगा, आप लोग इससे भी पता लगा सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल इसको बोलते हैं, ठीक है, और इनका एक सैनिक संगठन भी है जिसको नाटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद का काम है विश्व में युद्ध को रोकना, लेकिन नाम का है, काम का नहीं है। अगर वास्तव में होता तो जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है उसको रोक देता यार, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। कहते हैं ना कि भाई झगड़ा वगैरह लड़िएगा तो कोई बीच में छुड़ाने नहीं आएगा, अपने हानि होगा, इसलिए लड़ाई से दूर रहिए यार, ठीक है, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। हु रोट द बुक द कोल्ड वार, ठीक है। तो कोल्ड वार शीत युद्ध दोस्तों 1945 से लेकर के 1990 तक यह युद्ध चला था। अब बोलिएगा अरे ये बाप 45 साल चला था युद्ध, हाँ 45 साल युद्ध चला था, लेकिन इसमें कुछ भी हमला वगैरह नहीं हुआ था, ठीक है। खाली बोलते हैं ना कि रूसा फूला, तो बस वह एक देश दूसरे देश से मनमुटाव हो गया था। यह 45 साल तक चला था। इसमें ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल हमारा अटैक कर देगा, वो हम पे अटैक कर देगा, ऐसा स्थिति बन गया था सभी देशों के बीच में, लेकिन कोई भी अटैक नहीं किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोल्ड वार, शीत युद्ध, शीत युद्ध की स्थिति, ठीक है। जब दो लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं यार आप लोगों के बीच में शीत युद्ध हो गया, क्या चाहिए है तो शीत युद्ध एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा है आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है द कोल्ड वार तो पढ़ लीजिएगा। इस बुक को लिखा है वॉल्टर लिपमैन ने, ठीक है, ऑप्शन 1। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यार आप लोग कुछ सीखे भी, ठीक है। एग्ज़ाम तो पार करना ही है, बस लास्ट फेज है। किसने साम्यवाद के अंत को इतिहास का अंत कहा, ठीक है। तो साम्यवाद का जो अंत था, इतिहास का अंत, साम्यवाद क्या है, तो दोस्तों रूस के सहित बहुत सारे देश जो हैं मिले हुए थे, जिसमें उस टाइम रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इनका अंत हो गया 1991 में, ठीक है, क्योंकि 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, और साम्यवाद का ख़त्म हो गया। और साम्यवाद को इतिहास का अंत कहा जाता है, ऐसा किसने कहा, तो फुकुयामा जी किधर है, ये मिल गया फुकुयामा, यही फुकुयामा बोला है, ठीक है। फ्रांसीसी फुकुयामा ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि साम्यवाद का अंत हो गया, इतिहास का अंत, ठीक है, द एंड ऑफ हिस्ट्री। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय हित का निर्धारण कौन करता है, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट का निर्धारण कौन करता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति।
अब जैसा देश वैसा वेश, जैसे भारत में बोलिएगा तो प्रधानमंत्री, अमेरिका में बोलिएगा तो राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखिए आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, छोटे छोटे नोट्स वाले। इसमें पहला है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों का संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं, सुरक्षा परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, ठीक है, उसके बाद न्यास परिषद हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया। तो इस तरह से बताने हैं जितने भी अंग हैं। ठीक है, 6 गो अंग हैं। नेक्स्ट है आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी के बारे में अगर आप जानते हैं तो इसके बारे में बता दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम में अभी जो भी टाइम है आपके पास इसका सदुपयोग कीजिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विवेचन कीजिए। ठीक है, डिस्कस द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो चलिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो नीदरलैंड का एक बड़ा शहर है हेग, वहीं पे स्थित है। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है मालूम है? एम्स्टर्ड। यहाँ पे कौन सा मुद्रा चलता है? यूरो चलता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? ठीक है, तो संबंध जो है बहुत सारा टॉपिक पे हो सकता है, जैसे कि सामाजिक हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो गया, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो गया, लेकिन राजनीतिक सुरक्षा में आ जाएगा। ठीक है, और संबंध बहुत सारा हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बहुत सारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अब सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है, और इसमें आपको अगर 16 मार्क्स का एग्जाम में आता है तब आप इसका आंसर कीजिएगा लगभग कितना शब्द में? 400। अगर आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का आता है तब कीजिएगा 500 शब्दों में। दोस्त कम नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिलेंगे। और अगर यहाँ पे तो दे देता है आपको, इग्नू में अगर आप 500 मार्क्स में बोला है और जगदी आप यहाँ पे 300 से कम नंबर में लिखे हैं दोस्त, तो इग्नू में क्या करता है मालूम है? फेल कर देता है। बहुत घटिया है इग्नू। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ व क्षेत्र का विवेचन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताना है, क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इसका प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन करें। ठीक है, एच मॉर्गेनथाउ बहुत बड़े राजनीतिक हैं और इसके बारे में एक क्वेश्चन आपको आता ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की अवधारणा की आलोचनात्मक समीक्षा। जहाँ भी बोल दिया आलोचना, मतलब कि उसकी कमियों को बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सत्ता में कौन कौन सी कमियां हैं इनकी अवधारणा में, इसको बताना है। ठीक है, और पॉइंट वाइज करके पढ़ लीजिएगा ना 5-6 को, तो याद रह जाएगा। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम पार हो जाएगा। अगला है, शक्ति संतुलन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसे बनाए रखने के लिए उपकरण बताइए, कौन कौन से उपकरण हैं। छठा हमारा क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विवेचन कीजिए तथा शक्ति संतुलन एवं सामूहिक सुरक्षा के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर देख लेते हैं कि तनाव स्थैल्य की प्रकृति। तनाव स्थैल्य की प्रकृति व उसके अनिवार्य निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि राष्ट्रीय हित व उसके अनिवार्य निहितार्थों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम से पहले आप इसका आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा गूगल से। ठीक है, अगर आपके पास गूगल मतलब गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से, और नहीं मिला तो गूगल से। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले और एक पेपर मैं आपको दे दूंगा। अरे यार, शुरू कर दिया इन लोग बाजा गांव घर में। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन लोग शांत नहीं रहेगा अब। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे के बाद और एक मैं आपको पेपर दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा सारे। ठीक है, बाकी जितने भी हैं इन सब का घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक सेट कर दीजिएगा।